दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन पुनः आप लोगों के सामने पंचायती राज का अगला अध्याय लेकर के आया हूं। जैसा कि पिछले अध्याय में आप जान चुके हैं कि पंचायती राज का इतिहास क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज का मॉडल क्या है। आज मैं आप लोगों को बिहार में पंचायती राज अधिनियम के विषय में जानकारी दूंगा, क्योंकि देश में और बिहार में थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि देश में पंचायती राज व्यवस्था में जो आरक्षण महिलाओं के लिए है वो 1/3 है, यानी 9 में 3 है। लेकिन बिहार में पंचायती राज अधिनियम में कुछ अलग है। जैसे यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षण जो है वो 50% है, यानी आधे महिलाओं का उसमें रखना है, आरक्षण देना है। तो आइए अब मैं शुरू करता हूँ बिहार पंचायती राज अधिनियम। 1947 में देश को आज़ादी मिलने के साथ ही बिहार में बिहार ग्राम पंचायत राज अधिनियम का गठन हुआ। तदुपरांत बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 का गठन किया गया, जिसके तहत प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत का जिला परिषद का गठन हुआ। आज़ादी के बाद पंचायती राज व्यवस्था के सत्ता के वास्तविक विकेंद्रीकरण की मूल भावना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कई समितियों का गठन किया गया। पंचायत का वर्तमान जो स्वरूप है वो 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा गठित सिंघवी समिति की देन है। सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन की रूपरेखा तैयार की गई। संविधान के 73वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेंद्रीकरण की मूल भावना को अमल में लाने के उद्देश्य से बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 गठित किया गया, जिसके अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की गई। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के अतिरिक्त इस अधिनियम में ग्रामीण न्याय व्यवस्था हेतु ग्राम कचहरी की व्यवस्था को भी सम्मिलित किया गया। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत निम्नलिखित विशेष प्रावधानों को जोड़कर पंचायत राज व्यवस्था को और अधिक समुदाय केंद्रित और सशक्त बनाने की घोषणा की गई। पहला है महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सभी कोटियों में एकल पदों सहित सभी पदों पर 50% का आरक्षण की व्यवस्था करना। दूसरा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को सभी स्तरों पर पदों की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना। तीसरा है पिछड़े वर्गों को 3 स्तरों पर एवं पदों पर अधिकतम 20% का आरक्षण देना। चौथा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों पर कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। पांचवा ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक में निर्धारित कोरम पूर्ति अनिवार्य होगा। छठा पंचायती राज के निर्वाचित पदाधिकारियों को अपने अधिकारों के दुरुपयोग तथा दुराचार आदि के कारणों से हटाने का अधिकार प्रमंडलीय आयुक्त को से वापस लेकर सरकार में निहित करना। सातवां तीनों स्तरों के पंचायतों के निर्वाचित पदधारकों एवं संबंधित सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु लोकायुक्त की भांति लोक प्रहरी का प्रावधान करना। आठवां पंचायती राज के निर्वाचित पदधारकों को लोक सेवकों का दर्जा देना। नौवां पंचायती राज के पदधारकों हेतु भत्ते का निर्धारण करना। तो दोस्तों ये जो था बिहार पंचायती राज व्यवस्था के कुछ उदाहरण थे। आगे पंचायती राज व्यवस्था को बिहार में सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ और कदम उठाए गए हैं, जिसमें पहला है पंचायत राज को राज्य सरकार की संचित निधि से भी सहाय अनुदान देने का प्रावधान है। दूसरा पंचायती राज का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तीसरा पंचायती राज की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के वास्ते राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। चौथा ग्राम पंचायत में शांति एवं व्यवस्था तथा आकस्मिक घटनाओं से सहायता के उद्देश्य से ग्राम रक्षा दल के गठन की व्यवस्था की गई है।
पांचवा, जिला पंचायत सेवा संवर्ग के सृजन का भी प्रावधान है। जिला परिषद कर्मचारियों के ऐसे संवर्ग का गठन ऐसी सेवा एवं शर्तों पर कर सकेगी जैसा कि सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। छठा, ग्राम सभा का प्रत्येक ग्राम पंचायत में निगरानी समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। सातवां, तीनों स्तरों के पंचायत, ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत और जिला पंचायत में अस्थाई समितियों का गठन का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अस्थाई समितियां वही है जैसे कि मंत्रिमंडल होता है, जिसकी जानकारी हम आगे जो भी अध्याय हमारा आएगा उसमें हम बताते रहेंगे। संशोधन की कुछ विशेषताएं हैं। नए पंचायती राज अधिनियम के अनुसार स्थानीय शासन की इकाई ग्राम, प्रखंड या जिला पंचायत सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करने की संस्थाएं हैं। गरीब महिलाओं तथा गरीब तबकों को सशक्त करने की दिशा में एक अच्छा कदम है। इससे देश की शासन व्यवस्था को अधिक संतुलित बना दिया है। इस संशोधन के अनुसार स्थानीय स्वशासन को 3 स्तरों गांव, क्षेत्रीय एवं जिला में विभाजित किया गया है। जैसा कि पहले ही मैं बता चुका हूं, पंचायत के तीनों स्तरों की सभी जगह सीधे चुनाव के द्वारा ही की जाती हैं। तीनों स्तरों पर महिलाओं के लिए 33% कहीं और बिहार में 50% स्थान आरक्षित है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए भी उनकी जनसंख्या के आधार पर तीनों स्तरों पर स्थान आरक्षित किए गए हैं। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष तक का ही होता है। अवधि समाप्त होने से पहले नई पंचायत चुनाव का होना आवश्यक होता है। अवधि समाप्ति से पहले इन्हें बाहरी दखल से भंग नहीं किया जा सकता है। हर राज्य में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है जो निर्वाचन प्रक्रिया एवं निर्वाचन कार्यों का निरीक्षण एवं नियंत्रण करती है। ग्राम पंचायत में 2/3 सदस्य ग्राम प्रधान यानी मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लागू कर सकते हैं। अगला एक सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजनाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, भूमि सुधार, कुटीर उद्योग, लघु सिंचाई आदि के उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए पंचायतों को 11वीं सूची के अंतर्गत अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों के अतिरिक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार समय समय पर ग्राम पंचायतों को कुल योजनाएं जैसे इंदिरा आवास, नरेगा आदि को सौंप सकती है। पंचायतों द्वारा कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया गया है जो पंचायतों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हर 5 साल पर नए वित्तीय आयोग का गठन होता है। पंचायत अपनी कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन संबंधी मदद भी प्राप्त करती है। 1 साल के भीतर ही हर राज्य में एक वित्तीय आयोग बनाया जाता है जो हर 5वें वर्ष पंचायतों के लिए सुनिश्चित आर्थिक संसाधनों के सिद्धांतों का आधार पर निर्धारण करता है। तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री ने विधेयक को संसद में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि पंचायतों को स्वायत्त शासन की संस्था बनाने की जिम्मेवारी केंद्र तथा राज्य दोनों की है। यह अधिनियम गांव में पंचायतों को स्वायत्त शासन की व्यवस्थाएं बनाते हुए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों को साकार करने की ओर प्रयासरत है। पंचायतों को स्वायत्त शासन की संस्थाएं बनाने के लिए 3 बातों को पूरी करना आवश्यक है। पहला, संस्थागत से समझने का अर्थ है अर्थात निर्णय जनप्रतिनिधियों द्वारा लिया जाना। दूसरा, संस्था की क्षमता अर्थात संस्था को स्वतंत्र रूप से नियम बनाने का शक्ति प्राप्त होना। तीसरा, वित्तीय रूप से सक्षम अर्थात अपने दायित्व के निर्वाह के लिए आवश्यक स्रोत उपलब्ध होना। अधिनियम के पंचायतों की शक्ति व दायित्व देने का अधिकार राज्य विधान मंडल को दिया गया तथा यह निर्देशित किया गया है कि राज्य सरकारें 1 वर्ष के दौरान इस अधिनियम को ध्यान में रखकर पंचायत अधिनियमों को संशोधित करेगी। अतः राज्य सरकारों ने अपने ग्राम पंचायत अधिनियमों का आवश्यक संशोधन किए गए हैं। दोस्तों, आज हमने बताया बिहार में जो हमारा पंचायती राज अधिनियम है वो किस तरह से है और कैसे कार्य करती है। इसके संदर्भ में अगला हमारा जो
वीडियो होगा वो होगा ग्राम सभा के ऊपर में। तो अगर आप हमारे बातों से सहमत हैं, हमारे विचारों से संतुष्ट हैं, हमें आपको लगता है कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है, तो कृपया हमारा जो वीडियो है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को बता दें और बेल का घंटी बजाएं, ताकि जो भी हमारा अगला वीडियो हो आप तक समय से पहले पहुंच सके और उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद।